अब हम सुनना चाहेंगे अनीता बराड़ जी को। अनीता बराड़ जी ऑस्ट्रेलिया में MBS नाम से जो नेशनल टीवी और रेडियो चैनल में हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी हैं और वे एक रेडियो प्रोड्यूसर भी हैं। इसके साथ साथ आप एक फिल्म निर्माता के रूप में, लेखिका के रूप में, कवि और नाटककार के रूप में भी मंचों पर सामने आती हैं और खासकर उन्होंने घरेलू हिंसा के विषय पर भी बहुत काम किया और वो विक्टोरिया में कम्युनिटी एम्बेसडर भी है। उनके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, वैश्विक सम्मेलनों में भी अपने नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपी है। मैं अनीता जी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे विदेश में हिंदी मीडिया पर अपनी बात कहें। अनीता जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने बड़े आयोजन में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। विदेशों में हिंदी की पत्रकारिता की जब बात आती है तो मैं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में अधिक बता सकूंगी और बहुत ही गर्व होता है ये कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी को बहुत ही सम्मानपूर्वक स्थान मिला है सरकार की तरफ से ही। और इसी वजह से ये रेडियो प्रसारण जो होता है, हमारा राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण SPS के नाम से, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये इसकी वजह से ही हमारा हर 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है हर दिन। तो बहुत ही गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से हिंदी को ये मान मिला हुआ है। और यूं अगर बात करें कि हिंदी पत्रकारिता चाहे 40 वर्षों से अधिक समय से इस समय ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान रख रही है इसी रेडियो के माध्यम से, और दूसरे माध्यम भी रहे हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वहां कह सकते हैं कि शायद अभी उतनी मजबूत स्थिति नहीं पहुंची है। कई कारण हैं, आर्थिक भी है और प्रवासियों में हिंदी के लिए वो प्रेम या कहूं कि कहीं उत्साह की कमी पहले दिखाई देती रही। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच है तो अब संभव है कि इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। बताती चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय जनसंख्या है वो इस समय 6,60,000 तक है और जो हिंदी बोलने वाली जो जनसंख्या है वो है कोई 1,60,000, उससे थोड़ा सा ही कम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदी और पंजाबी भाषा है ये शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है। और आप सबके लिए ये पता भी होगा कि पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी संबंध बहुत बदले हैं पिछले 2 दशकों से, और खासतौर से पिछले कुछ 6-7 सालों में बहुत है। तो इसीलिए प्रवासी समुदाय जो है ये मानता है कि हिंदी भाषा सीखना अब हर जगह उनके कौशल के विकास में, उनकी हर तरह की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी संस्कृति, अपने समुदाय और अपनी पहचान से भी संबंध बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदी हो। अब हिंदी भारतीय प्रवास तो ऑस्ट्रेलिया में 1800 से शुरू हो गया था और पहले 60 सालों में काफी ऑस्ट्रेलिया में काफी भारतीय आए, लेकिन हिंदी नहीं यहाँ उतनी आ सकी थी। भारतीय प्रवासियों की जो दूसरी लहर कब थी, अगर इसके बारे में आगे बात जानना चाहेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इस समय नए आने वाले भारतीय और जो पहले प्रवासी आए हुए हैं उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में अब भारत के साथ भी और हिंदी के साथ भी यहाँ पर आकर्षण तो बढ़ा है। और इसी में ही कह सकती हूँ कि हमारा जो रेडियो है SPS वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए उसकी नीतियों को, उसके संदेशों को, विचारों को अगर जनमानस तक पहुंचाना है तो, और उन्हें अपने साथ जोड़ना है तो उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। और रेडियो, ये सब जानते हैं कि ये एक ऐसा साधन है कि एक आवाज से आप एक ही समय में अनगिनत लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कह सकते हैं कि जो 70 का दशक था उसमें बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया था जब बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया नीति आई।
तभी भाषा के महत्ता को भी समझा गया। तो सरकार की जो नीतियां थी, उनके संदेश थे, उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाना था उन्हीं की भाषा में। और इसी उद्देश्य से ये सामुदायिक रेडियो का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1975 में। नाम था इसका रेडियो एथनिक ऑस्ट्रेलिया। सिडनी और मेलबर्न से ये शुरू हुआ। शुरू में जो बिल्कुल शुरू के दिन थे वो उसमें यूरोपियन भाषाएं थी और एक ये अनोखा प्रयोग था 3 महीने के लिए। अब ये 3 महीने का प्रयोग जो था ये इतना सफल हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। हिंदी का कार्यक्रम भी उसमें बहुत जल्दी जुड़ गया। फिर 3 साल के बाद में 1978 में इसको एक औपचारिक रूप से नाम मिल गया, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जो उद्घाटन था वो पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर के द्वारा हुआ था। अब भारतीय समुदाय चाहे अंग्रेजी समझता था और हिंदी में, लेकिन जब वो समाचार सुनते थे तो बात उनकी कुछ और ही थी। तो एसबीएस रेडियो की अगर बात करूं तो इस समय ये 68 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिसमें भारत की भी कई भाषाएं शामिल हैं, जैसे बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उर्दू वगैरह। इसके अलावा एक पूरा चैनल है जो भारत के संगीत को ध्यान में रखकर है, एसबीएस पॉप देसी करके। और एसबीएस टीवी पर समय समय पर बॉलीवुड की फिल्में और जो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर भारतीय हिंदी रेडियो मीडिया की बात करते हैं तो इतिहास 40 साल से अधिक पुराना हो जाता है हिंदी के संदर्भ में। और इसी से ही भारतीय अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में कार्यक्रम सप्ताह में 1 दिन प्रसारित होता था 1 घंटे के लिए, फिर धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन, और अब 2013 से ये कार्यक्रम हर दिन 1 घंटे का प्रसारित हो रहा है। ये जो रेडियो का कार्यक्रम है इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं, सामायिक विषयों पर चर्चा होती है, साथ में स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, साहित्य, यात्रा, मतलब हर तरह के जो ज्ञानवर्धक विषय हैं इन पर रोचक जानकारी रहती है। कला और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री भी होती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का एसबीएस हिंदी रेडियो है, कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में इसका योगदान बहुत अधिक है और दूसरी पीढ़ी के लिए ये जो भाषा सीखने का एक साधन भी बना है। यूं बहुत सारे मतलब हर राज्य में कम्युनिटी रेडियोज हैं जो हिंदी और दूसरी भाषाओं में अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, लेकिन एसबीएस सबसे अधिक भरोसेमंद है और मनपसंद रेडियो भी बना हुआ है, क्योंकि ये सही अर्थों में पत्रकारिता के पैमाने पर खरा उतरता है। बहुत गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ, इसकी एक वैश्विक पहचान है। सभी कार्यक्रमों में तथ्य, नीतियों के साथ रोचक जानकारी होती है, पूरी स्वतंत्रता है। इसके बावजूद सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ में ये पत्रकारिता, जो रेडियो पत्रकारिता है, ये जुड़ी हुई है। और जैसे अभी राहुल जी बात कर ही रहे थे कि बहुत आवश्यक है कि तथ्यों पर बात की जाए पत्रकारिता में, तथ्यों पर नहीं। और उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब इस महामारी के समय में भी हिंदी की सभी जानकारी, हिंदी में इस महामारी की सरकारी जानकारी और जो भी दिशा निर्देश हैं वो सब हिंदी भाषा में मौजूद हैं। और हम समय समय पर बिल्कुल तथ्यों के साथ में प्रसारित कर रहे हैं और किस तरह की भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर उनके ऊपर भी रोशनी डाल रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबसे बातचीत करके तो हर लिहाज से तथ्यों के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि ये जो रेडियो है ये दूसरी पीढ़ी के लिए हिंदी सीखने का एक प्रेरणा भी बन गया। 70 के दशक में जब हिंदी का थोड़ा थोड़ा चलन होना शुरू हो गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तब हिंदी पढ़ाने का जो तरीका था वो था सुनकर बोलकर सीखने की शैली। ये आज भी ऐसी ही है, विदेशों में कई जगह पर ये सफल है।
तो वो सामुदायिक स्कूल जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती थी, वहां पर हमारे रेडियो स्टेशन से जो हिंदी में समाचार प्रसारित होते थे, जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे, उसको सुनाकर बच्चों में भाषा से परिचय कराया गया। और उसके ऊपर ही कई तरह की परीक्षाएं भी ली जाती थी उन बच्चों से। तो बोलने का क्या लहजा होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाए, ये सब हमारा रेडियो स्टेशन की जो समाचार होते थे वो उनके लिए एक जैसे गाइडलाइन बन जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था कि कई हमारे जो हिंदी के छात्र थे उस समय बताया करते थे कि हमें रेडियो पर भारत की रुचिकर जगहों की जानकारी मिली है, बॉलीवुड की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम हिंदी सीखना चाहते हैं। तो बहुत उनको प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से कह सकती हूँ कि रेडियो का जो एक जिम्मेदारी है, वो रेडियो सुनते सुनते सब लोग भाषा की तरफ आकर्षित होने लग गए और अंततः वो भाषा भी सीखने लग गए। अब पत्रकारिता में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि भाषा की शुद्धता की बात अवश्य आती है, समय समय पर सवाल उठते हैं। अब भाषा का जो पत्रकारिता में जो मुझे लगता है कि उद्देश्य होता है कि उसकी बात लोगों तक पहुंच सके, उसे समझ में आ जाए। साहित्यिक या बहुत अलंकारित भाषा हो, वो शायद पत्रकारिता में उतनी चल भी सकती है, लेकिन अगर वो ना हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बल्कि चाहिए कि भाषा बिल्कुल अच्छी हो, स्पष्ट हो और सुंदर हो, और जो शुद्ध है और जनमानस में जो स्वीकार्य है। अब शुद्ध से मेरा अर्थ है जो सही है, बहुत विशुद्ध वाली बात कई बार नहीं चल पाती है। और साथ में मुझे लगता है कि भाषा को एक नदी के बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, रास्ते में जो दूसरी चीजें आती हैं वो अपने में समेटती जाती है और वो उसमें विलय होती जाती हैं और उसी का हिस्सा बन जाती है। तो भाषा भी कुछ इस तरह से होती है, जैसे नदी दूषित नहीं होती, भाषा भी दूषित नहीं होती अगर वो किसी दूसरे शब्दों को समेट ले, लेकिन उन शब्दों को जो आमतौर पर रच पच गए हों। ये मेरा खुद का सोचने का है, मैं गलत हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि भाषा के विकास में और जनसाधारण तक पहुंच में वो रास्ता बहुत आसान बनता है और उसमें एक अपनापन भी आ जाता है, और उसके इस तरह से जो प्रसार हो रहा होता है भाषा का, उसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। जैसे मैंने एक लेख पढ़ रही थी, उसमें एक बात आई थी पत्रकारिता के ऊपर ही। उन्होंने एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बहुत कोशिश की मैंने याद करने की। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी लेख में, अखबार में कहीं पे ये लिखा हो कि विपक्षी सांसदों ने बहिर्गमन किया, तो ये शायद कम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर उसकी जगह ये कह दें कि विपक्षी सांसद उठकर चले गए, तो बात वही रहेगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन फिर यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि बोलचाल की भाषा भी नहीं आ जाए। जैसे हम घरों में बैठ के बोलते हैं कि पार्लियामेंट में पंगा हो गया, तो ये शायद सही नहीं होगा। ये मैं किसी उदाहरण को ही आपके सामने ला रही हूँ, मैंने कहीं लेख में पढ़ा था और तब से मुझे ये लगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए। पत्रकारिता की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और साथ में सजगता के साथ में एक उत्तरदायित्व निभाती हुई भाषा होनी चाहिए। वो भाषा जो मैंने पहले कहा कि शुद्ध हो और जनमानस में स्वीकार्य हो। अब मीडिया का फैलाव तो हो रहा है, इंटरनेट की भी है और हर जगह उसकी उपलब्धि भी है, सोशल मीडिया भी बढ़ गई है। तो हम अपने रेडियो के माध्यम से, हम ये रेडियो के संदर्भ में मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे कार्यक्रम हैं वो इन सब माध्यमों को प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें हमारा सभी जो भी हमारे अंश होते हैं वो पॉडकास्ट होते हैं, उसमें एक विस्तृत लेख होता है या कभी लघु लेख होता है। और अब बहुत जगह इंटरनेट की वजह से खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि सब जगह जो है कार्यक्रम को सुना जा रहा है। और इन्हीं प्रचार माध्यमों के बीच में अब बहुत ही अच्छा
सम्मानपूर्वक स्थान बन चुका है एसपीएस का, और उसकी कुशलता की सराहना हर जगह होती है। साहित्य के परिवेश में बात करूं तो सिडनी से एक चेतना मैगजीन का पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, लगभग 30 साल पहले उसका था, जो ये त्रैमासिक पत्रिका थी, देश विदेश से जो सामग्री आती थी उससे थी। और कुछ 1-2 साल तक मैंने भी इसका कार्यभार संभाला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में ये बस बंद हो गई, कुछ आर्थिक कारण कह लें या कुछ भी। इसी तरह से पर्थ से भी एक हिंदी पत्रिका निकलती थी। वर्तमान में जो मुझे मालूम है कि हिंदी पुष्प के नाम से एक पत्रिका, एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ में निकलती है, मेलबर्न से ही। और सृजन ऑस्ट्रेलिया, जो अब हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं, इनकी भी एक ई पत्रिका की शुरुआत हुई है। और अगर हिंदी शिक्षा की बात करें तो वो तो अलग एक अलग ही विषय है। उसके ऊपर ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कई स्कूलों में हिंदी पढ़ाई भी जाती है। और ये एक नीति बनाई थी 2012 में प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड जी ने, ताकि एशियन देशों के साथ में अच्छे संबंध बन सके। तो वो वहीं से एक तरह से हिंदी को एक बल भी बहुत मिला, क्योंकि जो उन्होंने 4 भाषाओं को चुना था उसमें हिंदी एक भाषा थी। तो इस तरह से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में जो है प्री स्कूल से वीएच हाई स्कूल लेवल जो 12 तक का है, वहां तक हिंदी के कार्यक्रम, हिंदी पढ़ाई भी जाती है। कई स्कूलों में सेकेंड लैंग्वेज की तरह भी पढ़ाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। तो एक हिंदी की हमारी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी पहचान बन रही है। जो पढ़ाने के मुद्दे हैं वो एक अलग विषय है, और उसके ऊपर कोई अलग चर्चा हो रही होगी, वो लोग अपना बता सकेंगे कि क्या है। इस संबंध में मैं यही बता सकती हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो बात मैं कहना चाह रही थी वो अपनी कही है मैंने। अगर कोई पूछना चाहेंगे तो बता सकती हूँ। ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की वाइट पॉलिसी जो 70 के दशक में उसका छोड़ दी गई थी, उससे भारतीय जो हैं फिर से आने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया में। शुरू में थोड़ा टाइम गया है, लेकिन अब बहुत आ रहे हैं भारतीय, और पिछले 10 सालों में तो कह सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में भारतीय यहाँ पर आए हैं। और उनकी संख्या तो मैंने पहले बताई दी थी। तो अपनी बात यहीं समय समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।